हेलो एंड वेलकम, दिस इज राजकुमार और आप देख रहे हैं राज ज्ञान दृष्टि। इस वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे? इस वीडियो में हम कक्षा 12वीं के हिंदी पाठ्य पुस्तक भाग 3 अभिव्यक्ति और माध्यम का अध्याय 4 पत्रकारीय लेखन के विभिन्न रूप और लेखन प्रक्रिया के बारे में अध्ययन कर रहे हैं, जिसमें हमने पत्रकारीय लेखन क्या है, समाचार कैसे लिखा जाता है, समाचार लेखन और 6 प्रकार कौन से हैं, फीचर क्या है और फीचर कैसे लिखे जाते हैं और विशेष रिपोर्ट कैसे लिखें, इनका अध्ययन कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है इन विषयों को तो आप प्रीवियस वीडियो में जाकर इनकी जानकारी आप हासिल करें। और इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे कि विचारपरक लेखन और लेख टिप्पणियाँ और संपादकीय क्या होते हैं और इनको लिखते हुए किन सावधानियों का हमें ध्यान रखना चाहिए, इसका अध्ययन हमने इस वीडियो में करेंगे। तो विचारपरक लेख टिप्पणियाँ और संपादकीय। अखबारों में समाचार और फीचर से अलावा विचारपरक सामग्री का भी प्रकाशन होता है। कई अखबारों की पहचान और उनके वैचारिक रुझानों से होती है। एक तरह से अखबारों में प्रकाशित होने वाले विचार पर पूर्ण लेखन से उस अखबार की छवि बनती है। अखबार में संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियाँ इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की श्रेणी में आते हैं। हम यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं कि अखबारों में समाचारों के अलावा, फीचर के अलावा भी और भी कुछ होता है। और क्या होता है? विचारपरक सामग्री होती है, यानी कि किसी के विचार से प्रभावित कोई सामग्री है, कोई लेख है, वह होता है। यह क्या बताता है? यह हमें अखबारों की क्या रुचि है, क्या उनके क्या विचार हैं, किसी अखबार के क्या विचार है, वह हमें बताता है, जिससे कि हमारे अंदर अखबार की एक छवि बनती है। अखबारों से हमारा एक जुड़ाव और एक लगाव भी बनता है। ठीक है, तो अखबारों में संपादकीय पृष्ठ पर यह छपे होते हैं और संपादकीय अग्रलेख, लेख और टिप्पणियाँ इसी विचारपरक पत्रकारीय लेखन की एक श्रेणी में आते हैं। तो इसके अलावा विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों या वरिष्ठ जो पत्रकारों के स्तंभ, कॉलम भी विचारपरक लेखन के तहत आते हैं। तो कुछ अखबारों में संपादकीय पृष्ठ के सामने जो अप एड पृष्ठ पर भी क्या है, विचारपरक लेख, टिप्पणियाँ और स्तंभ प्रकाशित होते हैं। अब संपादकीय लेखन क्या होता है, तो आइए अब जानते हैं। संपादकीय पृष्ठ पर प्रकाशित होने वाले संपादकीय को उस अखबार की अपनी आवाज़ माना जाता है। एक अखबार में एक बाकायदा एक संपादकीय पृष्ठ होता है और उस पृष्ठ पर कुछ छपा होता है। तो उस छपे हुए में क्या होता है कि वह अखबार में जितने भी संपादक, सह संपादक, उप संपादक, मुख्य संपादक होते हैं, उनके अपने विचार होते हैं। उस अखबार का वह विचार होता है, इसलिए वहाँ पर नाम नहीं होता है, बल्कि उस अखबार वहाँ पर संपादकीय होता है। ठीक है, वहाँ के यानी कि उस अखबार की क्या अपनी राय क्या है। ठीक है, किसी भी मुद्दे को लेकर, किसी भी घटना को लेकर। ठीक है, तो संपादकीय के जरिए अखबार किसी घटना, समस्या या मुद्दे के प्रति अपनी राय को प्रकट करते हैं। संपादकीय किसी व्यक्ति विशेष द्वारा विचार नहीं होता है, बल्कि इसलिए उसे किसी के नाम के साथ नहीं लिखा जाता है। तो संपादकीय लिखने का दायित्व उस अखबार में काम करने वाले संपादक और उसके सहयोगियों पर होता है। जो संपादकीय तैयार कौन करेगा? कि उस अखबार में काम करने वाला जो संपादक है और उसके जो भी सहयोगी हैं, उनका दायित्व होता है। ठीक है, और आमतौर पर अखबारों में सहायक संपादक संपादकीय लिखते हैं, और क्योंकि बाहर का लेखक या पत्रकार संपादकीय नहीं लिख सकता है। संपादकीय कौन लिखेगा? जो अखबार होगा और उस अखबार में काम करने वाले कर्मचारी हैं, वही लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि वह उस अखबार की राय होती है। तो हिंदी के अखबारों में कुछ में 3 और कुछ में 2 और कुछ में केवल 1 संपादकीय जो प्रकाशित होते हैं। ठीक है, हिंदी के जो अखबार है, कहीं कहीं 3 हमें किसी अखबार में 2, किसी में केवल 1 संपादकीय जो है छपा हुआ हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर हमें एक उदाहरण दिया गया है। ठीक है, तो इस उदाहरण में एक शिक्षा को लेकर, ठीक है, एक संपादकीय का क्या है, मूल्यांकन का एक दायरा है। ठीक है, तो शिक्षा को लेकर जो संपादकीय किस तरह से मूल्यांकन करता है अपने विचार रखता है, वह जनसत्ता में प्रकाशित एक संपादकीय का उदाहरण हमारे पास मिलता है। तो हम इसको पढ़ेंगे नहीं, बल्कि हमने समझ लिया कि संपादकीय होता क्या है। तो मुख्य बातें ध्यान रखनी है कि संपादकीय में जो
जो संपादकीय होता है उसमें कोई बाहरी लेखक नहीं लिखता है, बल्कि उस अखबार में काम करने वाले संपादक और सह संपादक और सहयोगी होते हैं, और वह किसी घटना, समस्या या मुद्दे को लेकर अपनी राय को प्रकट करते हैं। और इसलिए क्या है, उसमें किसी व्यक्ति विशेष का नाम ना होकर, ठीक है, उस अखबार या संपादक के नाम से उस लेखन को लिखा जाता है। तो हमें इतनी सी बात को ध्यान रखना है संपादकीय में, ठीक है। आइए अब जानते हैं कि स्तंभ लेखन क्या होता है। तो इसी तरह स्तंभ लेखन भी विचार परक लेखन एक प्रमुख रूप है। अब संपादक की ही तरह स्तंभ लेखन भी क्या है, एक अपना विचार रखने का जरिया है, ठीक है। लेकिन इस किस तरह से अलग है यह संपादकीय से, आइए देखते हैं। तो कुछ महत्वपूर्ण लेखक अपने खास वैचारिक रुझान के लिए जाने जाते हैं। संपादकीय में किसी का नाम नहीं होता, लेकिन स्तंभ लेखन में अपने विचार होते हैं, लेकिन उसमें लिखने वाले का नाम होता है। क्यों? क्योंकि वह लिखने वाला जो है अपने लेखन की वजह से मशहूर होता है, ठीक है। और उनकी अपनी एक लेखन शैली भी विकसित होती है। लिखने वाला किसी शैली का पालन ना करते हुए अपनी एक शैली विकसित करता है लिखने की, और ऐसे लेखकों को लोकप्रियता को देखकर अखबार उन्हें एक नियमित स्तंभ लिखने का जिम्मा दे देते हैं। अब कुछ लेखक होते हैं जिनके विचार बहुत फेमस होते हैं, जो अपनी लेखन पद्धति और लेखन के माध्यम से बहुत मशहूर हो जाते हैं, तो उनके लिए अखबार में एक स्तंभ लेखन का एक कॉलम दे दिया जाता है, जहाँ पर वह लेखक अपने विचारों को लिख सकता है, ठीक है। वह उसके लिए फिक्स खाना कर दिया जाता है, वह बॉक्स उसके लिए फिक्स हो जाता है जहाँ पर स्तंभ लेखन होता है, ठीक है। तो स्तंभ का विषय चुनने और उसमें अपने विचार व्यक्त करने की स्तंभ लेखक होता है उसकी पूरी छूट होती है कि वह स्तंभ लेखन में किस तरह के विचार रखेगा, किस मुद्दे पर लिखेगा, वह पूरी तरह से स्वतंत्र होता है इसके लिए। तो स्तंभ लेखक के विचार अभिव्यक्ति होती है, ठीक, उसकी अपनी अभिव्यक्ति होती है कि क्या बोलता है, क्या लिखता है। यह कारण है कि स्तंभ अपने लेखकों के नाम पर जाने जाते हैं। अब जो स्तंभ है वह कई बार जो उसमें लिखने वाले लेखक हैं उसके नाम पर जाने जाते हैं, ठीक है, और पसंद किए जाते हैं। और कुछ स्तंभ इतने लोकप्रिय हो जाते हैं कि कई बार तो अखबार भी जो अखबार हैं उन अपने लेखकों के नाम पर जाने जाते हैं, ठीक है। जैसे कि हम उदाहरण देते हैं कि जनसत्ता, ठीक है। जनसत्ता क्या है? अब जैसे कि मूक नायक है, ठीक है। तो मूक नायक अंबेडकर द्वारा चलाया गया पत्रिका थी जिसमें अंबेडकर अपने विचारों को लिखा करते थे। तो मूक नायक उनके अपने अंबेडकर जी के विचारों की वजह से मशहूर हो गई पत्रकार। और इसी तरह से हरिजन, महात्मा गांधी जिसमें अपने विचार लिखा करते थे, तो वह पत्रिका उनके अपने विचारों की वजह से मशहूर हुई। तो इसी तरह से जो स्तंभ लेखन है वह होता है। तो आइए अब जानें संपादक के नाम पत्र। तो अखबार के संपादकीय पृष्ठ पर और पत्रिकाओं की शुरुआत में संपादक के नाम पाठकों के पत्र भी प्रकाशित होते हैं। अब जैसे वो एक कॉलम होता है कि जो पाठक वर्ग है वह अपने विचारों को संपादक के नाम एक पत्र के रूप में भेज सकता है, ठीक है, जिसको प्रकाशित किया जाता है। तो सभी अखबारों में यह एक स्थायी स्तंभ होता है और यह पाठकों का अपना स्तंभ होता है। जो पढ़ने वाला है वह क्या विचार रखता है उस अखबार से, क्या इत्तेफाक रखता है, या किस घटना से कोई इत्तेफाक रखने वाला कोई व्यक्ति है, तो अखबार को अपने लेख या अपने पत्र लिखकर भेजेगा, जहाँ पर जो संपादक के नाम पत्र होता है वहाँ पर उसी के अखबार उसके जो पत्र हैं वह छपेंगे। तो इस स्तंभ के जरिए अखबार के पाठक न सिर्फ विभिन्न मुद्दों पर अपनी राय व्यक्त कर पाते हैं बल्कि जन समस्याओं को भी उठाते हैं, और एक तरह से यह स्तंभ जनमत को प्रतिबिंबित करता है। अब जरूरी नहीं कि अखबार पाठकों द्वारा व्यक्त किए गए विचारों से सहमत हों। अब जो पाठक हैं वह जो पत्र भेजते हैं तो अखबार जरूरी नहीं कि उस बात से सहमत हो। तो यह स्तंभ नए लेखकों के लिए लेखन की शुरुआत करने और उन्हें हाथ मांजने का भी एक अच्छा अवसर देता है। अब जो भी कोई अखबार में पत्र भेज रहा है संपादक के नाम पर, तो उसकी एक लिखने की शैली विकसित होती है। तो उसकी जो लिखने की कला है वह या लेखक बनने की जो राह है एक कदम आगे बढ़ती है, ठीक है। तो यह इतना मात्र है कि कोई लिखने की कला किसी की विकसित हो या कोई अपनी राय रख सके अखबारों को, या जनता में क्या राय बन रही है उसको अखबारों तक पहुंचाया जा सके। इसका एक मकसद होता है संपादक के नाम के पत्र के लिए। अब लेख क्या होता है?
तो सभी अखबार संपादकीय पृष्ठ पर समसामयिक मुद्दों पर वरिष्ठ पत्रकारों और उन विषयों के विशेषज्ञों के लेख प्रकाशित करते हैं और इन लेखों में किसी विषय या मुद्दे पर जो विस्तार से चर्चा की जाती है। अब लेख विशेष रिपोर्ट और फीचर से इस मामले में अलग हैं कि उसमें लेखक के विचारों को प्रमुखता दी जाती है, लेकिन यह विचार तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होते हैं। अब जो लेख होता है वह क्या होता है, जहाँ पर जो लिखने वाला है उसके अपने विचारों को प्रमुखता दी जाती है कि वह क्या विचार रख रहा है, लेकिन क्या है उसके जो विचार होते हैं वो तथ्यों और सूचनाओं पर आधारित होने चाहिए। ठीक है, लेखक उन तथ्यों और सूचनाओं के विश्लेषण और अपने तर्कों के जरिए अपनी राय प्रस्तुत करता है तथा लेख लिखने के लिए पर्याप्त तैयारी भी जरूरी है। अब इसके लिए उस विषय से जुड़े सभी तथ्यों और सूचनाओं के अलावा पृष्ठभूमि सामग्री भी जुटानी पड़ती है। अब यह भी देखना चाहिए कि उस विषय पर दूसरे लेखकों और पत्रकारों के क्या विचार हैं। अगर आप किसी विषय को लेकर लेख लिख रहे हैं तो उससे जुड़ी जो भी तथ्य जानकारियां हैं और पृष्ठभूमि जो है उसकी सभी सामग्री को आपको जुटाना पड़ेगा और यह भी देखना पड़ेगा कि उस विषय को लेकर उससे पहले जो लिखे गए हैं, जो पत्रकारों ने उस पर लिखा है उस विषय पर, उससे आप कैसे अलग लिख रह पा रहे हैं या उससे आपका लिखा हुआ उससे कितना समानता रखता है उस पहले लिखे हुए पत्रों से, लेखों से। तो लेख की कोई एक निश्चित जो लेखन शैली है वह नहीं होती है, हर लेखक की अपनी एक शैली होती है। और लेकिन अगर आप अखबारों और पत्रिकाओं के लिए लेख लिखना चाहते हैं तो शुरुआत उन विषयों के साथ करनी चाहिए जिस पर आपकी अच्छी पकड़ और जानकारी हो। यानी अगर आप लेख लिख रहे हैं किसी विषय पर तो उस विषय पर लिखें जिस विषय पर आपकी अच्छी पकड़ और जानकारी हो। ठीक है, तभी आपका जो लेखन है वह अच्छा हो जाएगा और अखबारों में छापने योग्य होगा। तो लेख का भी एक प्रारंभ, मध्य और अंत होता है। तो लेख की शुरुआत में अगर उस विषय के सबसे ताज़ा प्रसंग या घटनाक्रम का जो हम विवरण दिया जाए तो उससे जुड़े अन्य पहलुओं को सामने लाया जाए तो फिर लेख का प्रारंभ आकर्षक बन जाता है। अगर आप किसी विषय पर लेख लिख रहे हैं तो उस विषय से जुड़ी जो भी वर्तमान में घटनाएं घट रही हैं या ताज़ा जो भी घटना है उस विषय से जुड़ा, तो उस घटना को आप पहले लिखें तो आपका जो एक जुड़ाव है वह पाठक वर्ग आपके लेख के साथ बना पाएगा। ठीक है, अब इसके बाद आप तथ्यों की मदद ले सकते हैं। आप विश्लेषण करते हुए आपने आखिरी में आप अपना निष्कर्ष या मत प्रकट भी कर सकते हो। ठीक है, तो यह इस तरह से लेख लिखा जाता है। तो अब आइए जानते हैं कि साक्षात्कार या इंटरव्यू कैसे लिया जाता है या कैसे तैयार किया जाता है। तो समाचार माध्यमों में साक्षात्कार यानी इंटरव्यू का बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो पत्रकार एक तरह से साक्षात्कार के जरिए ही समाचार, फीचर, विशेष रिपोर्ट और अन्य कई तरह के पत्रकारीय लेखन के लिए कच्चा माल इकट्ठा करते हैं। अब किसी भी घटना घटी, उस घटना के चश्मदीद हुए, उस घटना को देखने वाले हुए, तो वह क्या हुए, उनके साथ जो संवाददाता हैं जाकर पूछते हैं कि भाई जब घटना घटी तो आपने क्या देखा, या इससे पहले आप कहाँ पर थे, या आपके साथ घटना घटी तो आपको कैसा लग रहा है, ऐसा पूछते हैं ना अखबार जो मीडिया वाले। तो यह क्या होता है, यह इंटरव्यू होता है, इसे ही साक्षात्कार कहते हैं। तो पत्रकारीय साक्षात्कार और सामान्य बातचीत में यह फ़र्क होता है कि साक्षात्कार में एक प्रकार जो पत्रकार किसी अन्य व्यक्ति के तथ्य और उसकी राय और भावनाएं जानने के लिए सवाल पूछता है। जो साक्षात्कार है हम उसे संवाद नहीं कह सकते। संवाद से कैसे साक्षात्कार अलग है कि हम साक्षात्कार में जो पत्रकार है किसी व्यक्ति से उसके तथ्य, उसकी राय और उसकी भावनाओं को लेकर हम सवाल पूछा जाता है। ठीक है, साक्षात्कार एक स्पष्ट मकसद और ढांचा होता है। हमें साक्षात्कार में एक स्पष्ट मकसद होता है कि अगर कोई घटना घटी है तो उस घटना के हमें पहलू तक जाना है, उसके अंत, उसकी वजह तक जाना है, उसके लिए हम कोई सवाल पूछेंगे तो हमें अपना मकसद पूरा पता होना चाहिए। ठीक है, साक्षात्कार में। और एक सफल साक्षात्कार के लिए आपके पास न सिर्फ ज्ञान होना चाहिए बल्कि आप में संवेदनशीलता और कूटनीति और धैर्य, साहस जैसे गुण भी होने चाहिए। अगर आप सवाल पूछ रहे हैं तो सामने वाला आप कैसा जवाब देगा, आपको निराश कर सकता है अपने जवाब से, ठीक है, या कुछ और बढ़कर जवाब दे सकता है जो कि आपकी जानकारी में ना हो, या
आपको उत्तेजित कर सकता है अपने जवाब से। तो आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, कूटनीति और धैर्य और साहस भी होना चाहिए जवाब सुनने का, ठीक है। यह सभी बातें आपको एक अच्छा साक्षात्कार बनाती हैं। तो एक अच्छे और सफल साक्षात्कार के लिए यह ज़रूरी है कि आप जिस भी विषय पर और जिस व्यक्ति के साथ साक्षात करने जा रहे हैं उसके बारे में आपके पास पर्याप्त जानकारी हो, ठीक है। अगर आप किसी भी टॉपिक को लेकर आप इंटरव्यू किसी का लेना चाहते हैं तो उस टॉपिक के लेकर आपको पूरी जानकारी और जिस व्यक्ति का इंटरव्यू ले रहे हैं उसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। दूसरे, आप साक्षात्कार से क्या निकालना चाहते हैं। आप जो साक्षात्कार है उसका मकसद क्या है, आपका किस तरह की जानकारी आप निकालना चाहते हैं, या उस व्यक्ति को किस नज़रिए से आप प्रकट करना चाहते हैं, उसको किस पॉजिटिव वे में दिखाना चाहते हैं, उस व्यक्ति को नेगेटिव वे में दिखाना चाहते हैं, उसकी कमियों को निकालना चाहते हैं, या उसकी आप अच्छाइयों को लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं। तो इस बात को आप पहले ही निर्धारित कर लेना चाहिए ताकि इसके बारे में आप स्पष्ट रहेंगे, तभी आप उससे जुड़े जो सवाल हैं उसको बना पाएंगे, ठीक है। अब किसी अखबार के लिए एक आम पाठक के मन में हो सकते हैं कि साक्षात्कार को अगर रिकॉर्ड करना संभव हो तो बेहद है, नहीं तो लेकिन उसे लिखा जा सकता है, ठीक है। अब जो साक्षात्कार आप ले रहे हो उसको अगर आप रिकॉर्ड कर लें, आपके पास ऐसे यंत्र हैं जिससे आप उस साक्षात्कार को रिकॉर्ड कर लें, जो कि जो आजकल ज़्यादातर यही होता है। लेकिन जब रिकॉर्ड करने के जो यंत्र नहीं थे हमारे पास तो हम उन साक्षात्कारों को लिखा करते थे। तो हम पहले सवाल फिर उसका जवाब, या फिर पहले सारे सवाल और फिर एक एक करके उनका जवाब हम उनको लिख लिया करते थे, ठीक है। साक्षात्कार को लिखते समय आप दो में से कोई भी एक तरीका अपना सकते हैं जो मैंने अभी बताया। तो एक होता है कि साक्षात्कार को सवाल और फिर जवाब के रूप में लिखा जा सकता है, या फिर उसे आलेख की तरह भी लिखा जा सकता है, या फिर हम एक लंबे आलेख की तरह, एक कहानी की तरह लिख सकते हैं। भाई मैंने ये सवाल पूछा फिर ये जवाब आया, फिर ये सवाल पूछा फिर ये जवाब आया। इस तरह से आप कहानी के टाइप में भी उसको आप लिख सकते हैं, एक आलेख के रूप में भी आप लिख सकते हो, ठीक है। तो यहीं पर हमारा जो ये अध्याय है विभिन्न विषयों के साथ ख़त्म होता है। आशा करता हूँ आपको सभी वीडियो पसंद आई होंगी और आपने इनको लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर किया होगा। अगर आपको कुछ सुझाव देना है इन वीडियो से जुड़े और कुछ राय अपनी व्यक्त करनी है तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी राय और सुझाव दे सकते हैं, ताकि मुझे अपने इन वीडियो को और अच्छे ढंग से प्रस्तुत करने और में मदद मिले और आप तक जानकारी पहुंचाने में और सहायता मिल सके। जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ और ऐसी ही वीडियो के लिए। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में।